हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सपर्ट पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो मॉक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वह अभी प्रेजेंट में दो मॉक सीरीज चल रही है। एक तो सेक्शन कंट्रोलर की और एएलपी की। तो कल मैंने सेक्शन कंट्रोलर का मॉक डाला था। आज मैं डाल रहा हूँ एएलपी का मॉक। ठीक है। तो 3 मॉक मैं करवा चुका हूँ। दूसरे मॉक का वीडियो डिलीट करना पड़ा था किसी रीजन से। तो आज जो मॉक कराऊंगा मॉक नंबर 4 कराऊंगा। देखो, इस वीडियो में अपन करवाने क्या वाले हैं, क्वेश्चन के आंसर करवाऊंगा पूरे 75 क्वेश्चन के। उसके अलावा डिटेल में उनके एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। ठीक है। नंबर मत देखना कितने नंबर आए कैसे आए, उसको छोड़ देना। आप सिर्फ ये देखना वीडियो में कि आपको सीखने से को क्या मिला। आपका इसमें काफी रिवीजन भी होगा। ठीक है, कि आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लेना। जो याद नहीं है उनको आप लिख लेना अपने नोट्स वगैरह में कहीं पे। ठीक है। आप लोगों को इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर और एक्स्ट्रा बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसकी दोनों की लिंक कहाँ मिलेगी? बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो मॉक नंबर 4 शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में अपन मॉक देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 99% बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं। हम भी हिंदी मीडियम वाले ही हैं। तो चलो मॉक नंबर 4 शुरू करते हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ वीडियो को पॉज करना है या फिर खुद से पहले एक बार खुद से भी ट्राई करना है क्वेश्चन को। ठीक है। उसके बाद आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है। ओके। इसे क्या कहा जाता है? इसे तारत्व कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? तारत्व। ठीक है सर, ये तो बोला जाता है। ठीक है, मान लिया। सर मस्तिष्क क्या है? एक काम करिए ना, मस्तिष्क के बारे में हमें काफी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। मैं मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। मस्तिष्क में एक होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। ये क्या करता है? ये स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता या सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। इनकी याद रखने और सीखने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वो होता है सेरेब्रम। दूसरा एक और आता है, थैलेमस आता है। आप लोगों ने सुना होगा मस्तिष्क में थैलेमस होता है। तो वो थोड़ा सा इसको पॉइंट को थोड़ा सा कम कर लेता हूं मैं। ठीक है, सही है। थैलेमस होता है। थैलेमस क्या कहा? चलो, थैलेमस का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है रिले स्टेशन। क्या होता है? रिले स्टेशन इसको बोला जाता है। रिले स्टेशन कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा थैलेमस का काम क्या होता है? ये थैलेमस क्या है ना, नींद, जो अपन चेतना यानी कि क्या बोल सकते हो उसे, चेतना, नींद। चेतना का मतलब अवेयरनेस, नींद और संवेदी जैसे चखना और ये क्या देखना, ये ऐसी व्याख्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। संवेदी व्याख्या, इनके लिए जिम्मेदार कौन होता है? थैलेमस। एक आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? ये किस काम आता है बताओ? ये क्या करता है? शरीर के तापमान, ठीक है, खाने पीने, जो खाने और पीने की इच्छाओं के लिए को नियंत्रित करता है। खाने पीने की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। कि इच्छाओं को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। देखो 3-4 मिनट लगेंगे लेकिन आप लोगों को सारी चीजें मालूम हो जाएगी। एक आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। ये किस काम आता है? इसे क्या, एक तो इसे छोटा मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा मस्तिष्क। छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? शरीर की मुद्रा, मुद्रा या संतुलन, मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के में काम आता है। संतुलन बनाए रखने में।
तो ये भाई इनके अलावा मस्तिष्क के संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको याद होगी। नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए डी को 20 कोण समद्विभाजक के लंबवत खींचा जाता है। यानी कि ये अगर कोण समद्विभाजक है, समझना, कोण कोण द्विभाजक है तो क्या होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। क्या ये बात आप लोगों को पता है कि द्विभाजक यानी कि दो एक कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। डी के माध्यम से एक रेखा खींची जाने वाली रेखा डी, डी किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर, ठीक है सर, हमने ये भी बात मान ली। एसी क्या है, एसी टोटल कितनी है 48, यहां से यहां तक 48 है। तो ईसी ज्ञात करना है, ईसी अपने को ज्ञात करना है। कहाँ है ईसी भाई, ये ज्ञात करना है अपने को, ठीक है सर। अब समझना, देखो वैसे एक बार बता दूं आप लोगों को, अगर ये इसके समानांतर होती है तो आधी होती है, ये सीधा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को, आप लोग बोलोगे भैया ये तो आपको फॉर्मेट याद था, तो ठीक है चलो बेसिक से कर लेते हैं। समझना, ये कोण समान है, ये भी कोण समान है 180 डिग्री। आप लोग देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज एफ बी डी, देखो इसमें क्या है ना, बीडी 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 समान है, दो भुजाएं, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और एक्स, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, यानी कि दो कोण, कोण कोण और भुजा से ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कि क्या मान सकते हो, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ। भाई अगर सर्वांग सम कोई भी चीज हो गई तो उसके सामने, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है सर समझ में आ गई। अगर ये डी एफ बराबर ए डी हो गया तो ये एक मानूंगा तो ये भी एक हो जाएगा। और चूंकि समानांतर है, मैंने क्या बोला, डी किसके समानांतर है, ईसी के, बीसी के, ठीक है। अगर ये एक है ये भी एक है तो दो का मान कितना हो जाएगा 48। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अपने को पूछा क्या है, ईसी का मान, ये भी एक होगी ये भी एक होगी, तो क्या हो जाएगा भाई, तो एक का मान ज्ञात करना है 24। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मिनट लग गए 2 क्वेश्चन करवाने में, लेकिन आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ये बात ध्यान रखना। 57 प्लस 100 कितना होता है, 157, 157 का दुगना 314, ठीक है। इसी प्रकार 80 और 69 कितना होता है 149, 149 का दुगना 298। तो इसी तरीके से कौन सा होगा भाई, 72 और 111, 183, 183 का दुगना कितना होगा भाई 200, 366, 366, तो ये तो होगा नहीं। ये कितना होगा 203 होगा, 203 का दुगना 406, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaCO3। इसको क्या बोला जाता है, इसे चूना पत्थर बोला जाता है अपनी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये अपघटित होकर क्या बनाता है, ये अपघटित होकर CaO और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CaO और CO2। कहां है भाई, ये कहां है, ये रहा। नेक्स्ट, दो चरों का एक फलन जो x के समानुपाती है और y के व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलता है, फलन निर्धारित कीजिए जब x बराबर 5 हो, y बराबर 3 हो। दिया गया है कि x बराबर 0 हो और y बराबर 1 हो। ओहो बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन मिक्स करके बनाया गया है क्वेश्चन ये। दो चर होंगे, x के समानुपाती होगा एक चर, मैं मानता हूं कि f एक चर है जो x के समानुपाती है। आप लोगों को पता है जो समानुपाती वाला चिन्ह है उसको क्या करो, उसकी जगह कोई एक नियतांक ले लेते, मान लो कि एक नियतांक ले लिया, ठीक है। उसी तरीके f किसके समान व्युत्क्रमानुपाती है, y के, तो मान लो मैंने f एक नियतांक और ले लिया, क्या मान ले लूं, b ले के a ले लेता हूं, मैं एक काम करता हूं a ले लेता हूं, a मैंने ले लिया, ठीक है। f बराबर, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसका तो मुझे ज्ञात करना है, इसका तो मुझे ज्ञात करना है। अब मुझे x का भी मान चाहिए, मुझे y का भी मान चाहिए, मुझे f
सॉरी एक्स और वाई का तो ये रहा मान, तो मुझे के और ए का मान चाहिए, के और ए का मान। के और ए का मान मैं कहां से निकालूंगा? ये जो चीजें दे रखी है यहीं से मैं निकालूंगा। एक दे रखा एफ बराबर 15, यानी कि एफ एक्स और वाई को मैं फलन ले लेता हूं, इसके बराबर क्या कर दूंगा, के एक्स प्लस ए वाई। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इसका मान अपने को दे रखा है, ठीक है। इसका मान कितना दे रखा है, यहां से ले आया तो मैंने 15, एक्स का मान 0 दे रखा है तो के इंटू 0 प्लस ए का मान ए रख दूंगा एक ही जगह और वाई का मान 1 दे रखा है, तो के तो ये तो 0 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 15। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इसी तरीके से दूसरे में रख दो, एफ एक्स वाई की जगह कितना रख दोगे, एफ का मान 2 दे रखा है, के के की जगह के और एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह ए की जगह 15 रख दूंगा, समझना, ये ए की जगह 15 रख दिया और वाई की जगह 15 रख दिया, तो के बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि के का मान भी मुझे मिल गया और ए का मान भी मुझे मिल गया। बस अब कुछ नहीं है, अब यहां से सोल्व कर दो, एफ एक्स का वाई का मान ज्ञात करना है, अब यहीं से निकाल देते हैं। के की जगह के का मान क्या, 1, एक्स का मान 5 प्लस ए का मान कितना है 15 और वाई का मान 3, तो 5, तो कितना आ गया 5 प्लस 5, इनकी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं बेहतरीन सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, भिन्न ज्ञात कीजिए। जे जी 7 पे आता है, 5 13 25 23 और 5 10 8 और 17, ये कितना 9 सॉरी 11 9 और 17, -2 -2 -2 -2, ठीक है, +8 +8 +9 +8, तो ये वाला गलत हो जाएगा, खत्म। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल व्यय क्या है? इस योजना के कितने महीनों के भीतर पूरा करने की उम्मीद है? देखो, एक बात समझना, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा फिर भी हमें अटेम्प्ट करना है, तो मैं कहता हूं कि भाई कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ ऑप्शन में। मैं ठीक है, तो मैं काम करता हूं, अब वो भाई की भी यहाँ पे बात मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। समझो, एक बार बताओ, सब में 3,984 3,984 3,984, यानी कि आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। देखो 90% जगह पे ये ट्रिक काम करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई मेरे, है ना। अब यहाँ भी 36 है, यहाँ 60 है और यहाँ 48 है। अगर कोई भी आपने जब इतने मॉक दिए होंगे तो आप लोगों को एक चीज तो कॉमन लगी होगी ना, कि ज्यादा उलझाता कहाँ है, कि जो भी चीजें समान होती है उनको देता है, या तो आगे देगा या पीछे देगा, यानी कि अब इन दोनों में से 48 वाले में ज्यादातर चांसेस है कि इनमें ही उलझाएगा वो, तो ये गलत हो गया, तो फिर मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए बी वाला। तो ये मतलब एक तुक्का तरह से, तुक्का और सोच समझ के मारा गया तुक्का कह सकते हैं अपन। दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, यही होता है ना। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कि एक पतली परत बना देता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया? पहली बात देखो, CO2 क्या होती है, गैस होती है, गैस होती है, तो ये आई खत्म, ये गैस रही, बस खत्म। भाई CO2 गैस होती है ना, तो जी आएगा, आई थोड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निन, एक टर्निन नाम का बच्चा है, वो फ्रेंच में 80 में से 65 अंक प्राप्त करता है, अंग्रेजी में 100 में से 75, स्पेनिश में 70 में से 45, जापानी में 50 में से 25, तो उसे कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले टोटल अंक कितने, 80 + 100 180, 70 250 300 टोटल अंक है। इसने प्राप्त कितने किए, 65 और 75 कितना हो गया 140, 140 और 45 कितना हो गया 185, 185 और 25 210 210 210 कितना हो गया भाई इसका
70%, 7 × 10, 70% हो गया भाई। मैंने सीधा कर दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल अपन जो प्रतिशत अंक कैसे निकालते हैं, प्राप्त किए गए अंक अपॉन टोटल अंक, ठीक है। कुछ बॉक्स बैग है, कुछ बॉक्स क्या है, बैग है, बैग। सभी पाउच बैग है, मान लो ये सभी पाउच बना दिया इसने, ये नहीं बोला कि बॉक्स का पाउच से कोई संबंध है, तो इधर में बना नहीं सकता। कुछ बैग बॉक्स है, कुछ बैग बॉक्स है बिल्कुल, कुछ पाउच बॉक्स है नहीं, क्योंकि हमने पाउच और बॉक्स के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ, तो पहला क्वेश्चन सही हो, इनके पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, के रूप में जाना जाता है। अब देखो, वैसे तो मुझे इसका पता है कि आंसर क्या होगा, देखो समझो, ऑप्शन से भी कर सकते। पारदर्शी, साफ बोला है कि स्पष्ट रूप से नहीं दिखना चाहिए, पारदर्शी में स्पष्ट रूप से दिखता है। अब पारदर्शी में ये बोला माध्यम से वस्तुओं को देखा तो जा सकता है, अब पारदर्शी में तो देखा ही नहीं जा सकता, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। संचालन पदार्थ, कभी आप लोगों ने ऐसी चीज सुनी नहीं होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी, पारभासी पदार्थ। वैसे पारभासी पदार्थ की मैं एक परिभाषा भी बता देता हूं। जो पारभासी पदार्थ है ना, वो प्रकाश को अपने बीज नहीं, सॉरी, जो सॉरी एक मिनट रुकना आराम से। जो पारभासी पदार्थ है ना, वो प्रकाश को अपने बीच से गुजरने देते हैं, ठीक है, बीच से गुजरने देंगे, लेकिन वे प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं, यानी कि वो अलग अलग बांट देते हैं प्रकाश को, जिससे क्या है ना, वस्तुएं धुंधली और क्या दिखाई देते हैं, अस्पष्ट दिखाई देती है। ये इसकी मेन परिभाषा हो गई। इनकी गुजरने तो देंगे, लेकिन ये प्रकाश को बांट के धुंधला कर देंगे उस वस्तु को। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, ओके। संख्या का मान इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। देखो संख्या क्या होगी, पहले दक्ष x प्लस वाई हो जाएगी, भाई इकाई का अंक या दाई का अंक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि जो इकाई का अंक है ना, वो क्या है, जो एक मिनट रुको, यदि संख्या का मान, ये संख्या का जो मान है ना, वो इकाई का अंक 1 से 6 अधिक है। अब सर आपने इतना जल्दी जल्दी कैसे कर दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैं समझाना ही नहीं चाह रहा था आप लोगों को, सिर्फ एक बेसिक बताना चाह रहा था, समझाना नहीं चाह रहा था भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को समझाने कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन 5 सेकंड में उड़ाना है, कैसे, एक काम करो, अंकों का योग 9 होना चाहिए, क्या संख्या ज्ञात करनी है, क्या 9 होंगे, बिल्कुल सबका अंक, ऑप्शन उठाओ, 9 है, बिल्कुल 9 है। यदि संख्या का मान इकाई के अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, संख्या का मान इकाई के अंक के 5 गुने से, यानी कि जो भी इकाई का अंक होगा उसका 5 गुने से अधिक होना चाहिए। 5 है तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 25, उससे 6 अधिक 31 होगा, तो ये तो 45 है। इसका इसका 5 गुना 90 हो जाएगा, ये तो साफ गलत है, सॉरी 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा, 40 तो 7 का 5 गुना कितना होता है, 35, और 35 में 6 जोड़ोगे 41 आएगा, 27 नहीं आएगा। उसके बाद 6 का 5 गुना 35, और उसमें 6 जोड़ोगे 36 आ जाएगा, बिल्कुल ये आंसर। अब देखो क्या आप लोग ऑप्शन से करोगे या फिर बेसिक करोगे, मेरे हिसाब से तो एग्जाम में ऑप्शन से ही करना है ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना भाई। मैं जब भी ऐसी चीजें देखता हूं तोड़ने वाले, मैं एक ही बात बोलता हूं, पहले गिन लो कितने वर्ड है, 3, 6, 9 और 12, 12 ये कितने हो गए, 8, 20। 20 को या तो जो 20 है उसको कैसे कैसे तोड़ोगे, तो 4 और 5 में तोड़ोगे या 10 में तोड़ोगे। मैंने एक चीज देखी, देखो पीछे वाई आ रहा है, ये भी पीछे वाई आएगा, इनकी 5 इधर हो गए तो 5 इधर करूंगा, फिर ये देखो 5 करते पीछे पीछे सबके वाई आ गया, तो सेकंड पे वाई, यहाँ वाई आ जाएगा, ठीक है। जी के बाद क्या है, जी के बाद एच है, ये देखो यहाँ भी एच है, तो एच यहाँ आ जाएगा। एन के बाद क्या है, एन के बाद आर है, ये देखो एन के बाद आर है, यहाँ जी आ जाएगा। तो एच आर जी कहाँ है भाई, एच आर जी सब में है, ठीक है। फिर वाई सब में है, इसमें नहीं है एच आर जी, ठीक है। वाई सब में, वाई के बाद क्या है, फिर वापस जी आ जाएगा, वाई के बाद फिर जी, ये गलत हो गया। फिर जी के बाद यहाँ एन के बाद क्या आ जाएगा, आर, 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 तो जी के बाद आर आ गया, फिर लास्ट में तो आप लोगों को पता ही है ना, एन आएगा, क्योंकि आर से पहले एन है, फिर एच है, एच एन, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, ए।
उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज रूहेन को बचाने में अपनी भूमिका के लिए वायु सेना पदक से किसे सम्मानित किया गया था, जहां उन्होंने अरब सागर में समुद्री कमांडो के सटीक वायु ड्रॉप को सुनिश्चित करने के लिए 10 घंटे के उच्च जोखिम वाले मिशन C-17 विमान का संचालन किया था। तो ये कौन थे भाई? ये थे आपके विंग कमांडर अक्षय सिन्हा। अब देखो इसमें तो कोई समझाने वाली चीज है नहीं, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टिन और सिलिकॉन के समान है? तो ये कौन सा है बताओ? ये जर्मेनियम है। कौन सा? जर्मेनियम। जर्मेनियम कार्बन समूह का एक सदस्य है। कार्बन समूह का, कार्बन समूह कौन सा होता है? समूह 14। समूह 14 को क्या बोलते हैं? कार्बन समूह। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये अपने पड़ोसी टिन और सिलिकॉन के समान रखता है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 80% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 मत मिले, जो वैध मतों का 80% थे। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें एक चीज बताई थी आप लोगों को कि अगर इसने कुल मत या पूछा हो तो वैध मतों, अवैध मतों और जो वोट नहीं डाले गए उनका बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है सर, एक बात बताओ मुझे, अगर एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले हैं और मिले कितने हैं? 80%, वैध मतों का 80%, तो मुझे 80% को मैं 4/5 लिख सकता हूं, यानी कि टोटल 4 में इसको मिले 4 है लेकिन टोटल 5 होंगे। ये टोटल वैध मत हो गए। ठीक है सर, ये हमारे वैध मत आ गए। एक लाइन में सोल्व करना बताऊंगा एग्जाम में, है ना, कैसे सोल्व करते हैं समझा के बताऊंगा, लेकिन ये आपके वैध मत आ गए। ठीक है सर, अब वैध मतों में से 4% अवैध थे। कुल मतों में से 4% अवैध थे। 4% को मैं 1/25 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। ये क्या बोल रहा है कि जो वैध मत थे ना वो 24 थे, अब टोटल मत 25 थे, एक अवैध घोषित कर दिया गया, तो 24 टोटल वैध थे। यानी कि ये जो वैध मत आए जो टोटल 24 थे, लेकिन टोटल वोट कितने थे? अवैध और वैध मिला के 25। बिल्कुल सर। अब इनके बाद ये क्या आ गए? ये टोटल मत आ गए जो अवैध प्लस वैध मत। इनमें से भी क्या कह रहा है कि जो टोटल मत थे ना उनमें से 80% मत डाले गए, यानी कि ये टोटल मत आ गए डाले हुए। अब क्या है, 80% इनके 4 वोट डाले गए थे, यानी कि एक वोट क्या किया गया था, वो डाला नहीं गया था, यानी कि टोटल वोट कितने थे? 5। अब सोल्व कर दो, आपके कुल मत आ जाएंगे। 16 से काट दो इसको, 4 16 से 16 144 और नोट 6 इनके 96 960। 24 से इसको 40 बार काट दो तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5, 125 इंटू 5, 425 इंटू 4, बताओ 625 इंटू 4, बताओ 625 का 4 से गुणा करोगे तो 2400, और 25 को 4 से गुणा करोगे 100, तो 2500 आंसर आ गया। 25,000 आ गया। 25,000 मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। नेक्स्ट, JUNO को 1356 लिखा जा सकता है, HAT को 8125 लिखा जा सकता है। जे 10 पे आता है, ये 21 पे आता है, 14 पे आता है, 15 पे आता है। इससे एक बनाना है, एक 0, 2 + 1 3, 1 + 4 5, 1 + 6 6। क्या 1356 हो गया? बिल्कुल ऐसे लॉजिक है। तो टी कितने पे आ जाता है? 20 पे, 15 पे, 23 पे, 5 पे, 18 पे। 2 + 0 2, 5 + 1 6, 3 2 + 3 5, 5 का 5 9, 26,559, 26,559, 26,559। ये रहा सी मेरा आंसर। मैं इसी वजह से बोलता हूं प्लेस वैल्यू रख लिया करो, आपको बहुत आसानी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के समय निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन यौगिक नहीं है? यार ये तो कौन सा नहीं होगा, इसको छोड़ दो यार, ये मुझे भी नहीं आता। साइन स्क्वायर, फटाफट सोल्व कर दो। साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी ना, साइन टी
90 माइनस जो थीटा होता है वो किस में बदल जाता है, कोस थीटा में बदल जाता है, कोस थीटा में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, छोड़ो छोड़ो इसको, अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ साइन स्क्वायर 39 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर 39 हो जाएगा, या फिर कोस स्क्वायर 39 कर दो, बिल्कुल कोस स्क्वायर 39 कर देंगे। अच्छा ये 90 माइनस थीटा से बदल जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 39 आ जाएगा, 39। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में बदल जाता है, उसी तरीके से यहाँ क्या कर दो, कोस स्क्वायर 35, उसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। तो ये कितने में बदल जाएगा, ये भी क्या बदल जाएगा, साइन स्क्वायर 35 में बदल जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, 3 10 25। और इसको कितना क्या लिख सकते हैं, इसको कोट माइनस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं भाई। एक सुनो, इसको 10 90 माइनस थीटा अगर मैं 35 लिख दूं तो ये कितना बदल जाएगा, कोट, इसको यहाँ लिख दो, पहले मैं अभी लिख देता हूँ, 90 माइनस 35, तो ये कोट 25, सॉरी 35 नहीं 25, तो किस में बदल जाएगा, 10 कोट में बदल जाता है, सबको पता है। अब एक बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, इनकी थीटा थीटा बराबर है, तो ये 1 हो गया, अपॉन नीचे भी 1 हो गया, प्लस 3 10 25 थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट में बदल जाता है, तो कोट थीटा को कोट 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, 10 25 थीटा, मतलब 10 25 डिग्री, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना सब लोगों को। 16 का 224 कैसे निकाला जा सकता है 16 से, 16 का 224 में भाग जाता है, जाता है, कितनी बार जाता है, 14 बार जाता है। ओके, 16 इंटू 14 किया गया है, इसको भी क्या 22 इंटू 20, बिल्कुल 22 इंटू 20, ये भी, ये कितना 224, ये 440। ये क्या किया गया, पहली संख्या में से 2 घटा के मल्टीप्लाई किया गया, इसी तरीके से 24 में का 22 में मल्टीप्लाई कर दो, 22 चौक 88, 8 बज गया 44 52, 528, ये रहा। थोड़ा लॉजिकली सोचा करो कि कैसे पहुंच सकता हूं मैं यहाँ। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वो राज्य कौन सा है मैं आप लोगों को बताऊं, वो पहला राज्य उड़ीसा होता है, पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़। अब आप लोगों की बड़ी इच्छा हो रही होगी कि नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीति आयोग से, तो एक काम करो सर, नीति आयोग के बारे में सब कुछ बता दूं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल बताऊंगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म बता देता हूँ सबसे पहले, नेशनल, फटाफट लिख देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म हो गई। सर नीति आयोग बना कब था, 1 जनवरी 2015 में। सर नीति आयोग 2015 में बना था, इससे पहले कौन काम करता था नीति आयोग की जगह, नीति आयोग की जगह योजना आयोग का स्थान लिया है, इसने क्या है, योजना आयोग था इसकी जगह, इसका स्थान नीति आयोग ने लिया है। सर ठीक है, वो बात आपकी मान ली। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है सर, अध्यक्ष इसका प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकी मोदी जी। सर प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसका, इनके उपाध्यक्ष, वो है सर सुमन बेरी। सर ठीक है, एक और इसमें एक और चीज होती है सर, क्या होती है, इसका सीईओ कौन है, सीईओ वो है BVR सुब्रमण्यम मनियम। तो ये आप लोगों को नीति आयोग से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों के सामने है, नीति आयोग के बारे में मैंने सारा सब कुछ बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, सॉरी याद होगी, समझ में तो क्या ही आना। जीवित जीव में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, जीवित जीव में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पानी, कितना, शायद 62% के समथिंग पानी पाया जाता है एक जीवित मनुष्य में। जीव हो गया, मनुष्य बोल दो, जो भी बोल दो। कॉलेज, कॉलेज ए में अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की, कॉलेज बी में अप्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। भाई एक बार बताओ,
ए में कितने 225 पुरुष है, उनमें से प्रशिक्षित कितने हैं 44%। तो 56% क्या होंगे, अप्रशिक्षित होंगे। 56% खटाखट निकाल दो। 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये 14 बार, तो 14 नाम 126। ओके। उसके बाद बी में अप्रशिक्षित महिला है, बी में 128 टोटल है, तो अप्रशिक्षित कितनी महिलाएं होंगी 75। 128 का 3/4 कर दो, 4 से 3 और 2 बार कर 32 तिया 96, 96 प्लस 126 कितना हो गया भाई 222। खत्म, 222 आंसर हो जाएगा। दोनों का योग पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस को ये लिखा जाता है, फटाफट लिख दो। तो 64, भाग को क्या लिखा जाता है भाई, भाग को फटाफट देखो भाई। प्लस 13, प्लस को क्या लिखा जाएगा भाग 65, माइनस को इंटू 15 और इंटू को -48, भाग प्लस को क्या लिखा जाएगा भाग 8। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भाग देते हैं, तो 13/65 इंटू 15 -48/8 यानी कि 6 बच जाएगा। 6 13 से 5 बार गया, 5 से 3 बार गया, तो 64 प्लस 3 67 -6 61। नेक्स्ट, ग्रेड का संबंध इससे, ओके, ग्रेड को 7 18 5 1 20, 21 2 5 19 और 8 +1 कुछ चेंजेज नहीं है, +1 तो NOIJ कुछ चेंजेज नहीं होगा, GHITUUUUUUIJ ये रहा, इसी मेरा आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल दिया है? तो ये बदला है भाई, किसने बदला है, ये बदला है हिमाचल प्रदेश ने। किसने, हिमाचल प्रदेश ने। अब इसमें तो कुछ बताने वाली चीज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एमिनो अम्ल होता है ना, वो न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं होता डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, न्यू। ये होता है नाइट्रोजनी सार और डीराइबोक्सी शर्करा होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है सर, आपने आंसर बता दिया। अब हमें बड़ी इच्छा हो रही है कि डीएनए के बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये मतलब फुल फॉर्म हो गई। लिखूं क्या, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए अणु की खोज किसने की थी भाई, ये की थी फ्रेडरिक फ्रेडरिक फ्रेड ओके, एक मिनट रुको, फ्रेडरिक फिशर ने, फ्रेडरिक फिशर, मिसर ऐसे कुछ नाम, फ्रेडरिक फिशर है ना। इसकी जो दोहरी संरचना है ना, दोहरी संरचना डीएनए की, उसकी खोज, उसकी अवधारणा किसने दी थी बताओ? वो दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है सर, ये बात भी हमें पता है सर। इसकी इसकी इकाई क्या है, इसको जो इसकी जो कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई वो क्या है सर? वो जीन है, जीन, बिल्कुल। डीएनए में एक, डीएनए की कैपेसिटी होती है, कैसे कहते हैं, डीएनए का एक लक्षण होता है, ये क्या करता है, खुद के समान या खुद की समान अपनी खुद की प्रतिलिपि बना लेता है। प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी कर लेता है, फोटोकॉपी, ये अपनी खुद की फोटोकॉपी कर सकता है समान। सर डीएनए में दो एडिनिन, सॉरी एडिनाइन, वो गुआनाइन, गुआमाइन ऐसे कुछ था, होता है, वो उपस्थित होते हैं। सर डीएनए में तो ये होते हैं, आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में बता दो सर। इसमें थाइमाइन या थाइमिन, माइन या माइमिन बोल लो, एडिनाइन और गुआनाइन। ये सब आपको डीएनए के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1296 किसका स्क्वायर है, 36 का, 36। 121 किसका स्क्वायर है,
मतलब 121 किसका वर्गमूल है, सॉरी 11 का, 15 अपॉन ये किसका घनमूल है, ये 6 का घनमूल है, इंटू 11 बटे 15। काट दो भाई, 11 से 11 गया, 15 से 15 गया, 6 से 36 बार, 6 बार, खत्म। सी मेरा आंसर। नेक्स्ट भाई, जो टाइम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में देता हूँ ना, वो कहीं तो निकालूंगा ना, वो ऐसे निकालना पड़ता है फटाफट करवा के। 7 मित्र चंदन, अमन, पलक, मनोज, महिमा, बोनी, फातिमा एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे, पूर्व की ओर भाई, पूर्व की ओर, पूर्वी साइड इस टाइम मुख करके बैठे हैं, ठीक है। चंदन, जहां भी चंदन बैठा होगा ना, चंदन, जहां भी चंदन बैठा होगा उसके निकटतम दाएं कौन बैठी होगी, फातिमा बैठी होगी, फातिमा, ठीक है सर। फातिमा फलक के दाएं चौथी बैठी है, किसके, पलक के, तो यहां पलक आई होगी, पलक, ठीक है, मान लिया सर मैंने। तो ये 5 लोग हुए, 7 लोग हुए, ओके। फातिमा पलक के दाएं चौथे स्थान, मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ओके। अरे यार, यहाँ चंदन नहीं है, ये गलत लिख दिया। फातिमा के बगल में दाएं बैठा है कौन, चंदन, ये देखो गलत पढ़ लिया था मैंने, सॉरी। तो ये क्या कह रहा है कि अब देखो, मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है मनोज, ओके। अभी रुक जाओ यहाँ पे, तो ए यार, ये सारा ही गड़बड़ हो गया, इसको हटाए दो, दोबारा कर लो, दोबारा लिख दे। चंदन फातिमा के निकटतम दाएं बेटा है, चंदन क्या बेटा है, फातिमा के निकटतम दाएं, यहाँ फातिमा आएगी। फातिमा पलक के दाएं चौथे स्थान पर है, तो पलक यहाँ बैठी होगी, पलक, ठीक है। मनोज, अमन और बोनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, कि मनोज यहाँ होगा, क्योंकि अब तो 6 लोग, 7 लोग ये तो 6 तो बन ही गए, एक ही मैं यहाँ बिठा सकता हूँ या ये ऊपर बिठा सकता हूँ, ठीक है। मनोज, अमन और बोनी दोनों का अमन यहाँ भी हो सकता है, बोनी यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई काम भी। पलक जो अमन के बाएं तीसरे स्थान पे, तो यानी कि अमन यहाँ होगा, अमन, तो बोनी यहाँ हो गया। अब कौन बच गया, एक अंतिम छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर कौन बैठा है भाई, महिमा, महिमा ही बच गए ना। तो महिमा की स्थिति क्या होगी, चंदन के निकटतम बाएं, बाएं तो हो ही नहीं सकती, दाएं होगी। मनोज के चौथे दाएं, ये देखो 3 और 1 चौथे दाएं, डी मेरा आंसर हो जाएगा। टाइम खराब हो गया यार वो गलत पढ़ने में। कौन से 2 देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, तो ये भारत और स्पेन। कौन मनाएगा भाई, भारत और स्पेन, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन तो हो गए आप लोगों के। अभी तो कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन बाकी और 23 मिनट ही बाकी है, तो जितने क्वेश्चन होंगे 23 मिनट उतने करवाऊंगा, उसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वो उत्तक जिसकी कोशिकाएं पतली, लगभग सम व्यवसायी होती है और उनमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पेरेनकाइमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे पेरेनकाइमा कहा जाता है। अम्ल, सॉरी, कमल। अब अब अपने बेटे की वर्तमान आयु का 4 गुना बढ़ा है, 18 वर्षों के बाद उसका बेटा कमल की उस समय की आयु का आधा होगा, तो बेटे की वर्तमान आयु। बहुत लोग बेसिक से करेंगे, मैं कहता हूं आयु एज बेसिक से करने वाली चीज ही नहीं है, एज है ऑप्शन से उठाने वाली, समझो बात को। अगर बेटे की वर्तमान आयु पूछिए, अगर 36 हो गई, तो कमल की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना 144। क्या 144 पॉसिबल है, नहीं है सर, क्योंकि ज्यादातर लॉजिकली देता है वो 100 के नीचे ही देगा एज, ठीक है। 9 है तो कमल की आयु 36 हो जाएगी, बिल्कुल 36 हो जाएगी। 18 वर्षों के बाद 36, अगर मैं 36 में 18 जोड़ दूंगा तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 54। क्या, और सुनो, 54 किसकी हो गई, कमल की। उसके बेटे की 18 वर्ष बाद, यहाँ 9 है तो 18 वर्ष बाद 27 हो जाएगी, इसने बोला 27, इसने बोला है कि उसके बाद बेटा उस कमल के आधी आधा हो जाता है, बिल्कुल आधा हो गया, तो मेरे आंसर क्या हो जाएगा, 9, बस खत्म।
अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आपको तो बड़ी चुल है कि भैया बेसिक से करवाओ। बेसिक से तो मैं एक्स करवा दिया, कभी नहीं करवाता, एक्स मान के ज्यादातर। मैं क्या कहता हूँ, रेशो से कर लो। कमल अपने बेटे की आयु का 4 गुना है, मान लो कमल फादर सन का 4 गुना है, 4 गुना, ठीक है। 18 वर्षों के बाद प्लस 18 के बाद कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि 2:1। देखो जब भी ऐसा रेशो हो, पिता माता पुत्र, ऐसा कोई रेशो बने तो इन दोनों को डिफरेंस लिया करो। ये 3 डिफरेंस है, ये 1 डिफरेंस है, तो डिफरेंस को सेम बनाओ। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, तो ये 6:1 हो जाएगा, 6:3 हो जाएगा। अब एक काम करो, ये 18 है ना, ये कितने का अंतर है, 2 का अंतर, 18 है, 18, तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 9। और बेटे की वर्तमान आयु 1 ही है, तो 9, इसका मान 9 हो जाएगा, बस खत्म। यहां से भी दोनों तरीके मैंने बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ज्यादातर किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित है, ओके मान लिया। अब इसकी कार्रवाई क्या होगी, भाई कथन तो ये दे दिया कि एनीमिया से ग्रसित है, तो इसकी कार्रवाई क्या हो सकती है। सभी प्रभावित लड़कियों को फोलिक अम्ल की खुराक निःशुल्क वितरित की जानी चाहिए, बिल्कुल। अगर ग्रसित है तो उसको कम करने के लिए कोई ना कोई तो खुराक होगी ना, वो फोलिक अम्ल की खुराक है, जो वितरित कर दोगे तो ग्रसित लोग सही हो जाएंगे। तो ये बात कार्रवाई की जा सकती है, प्रैक्टिकली भी ये चीज पॉसिबल है। लोह तत्व युक्त भोजन विषय पर जागरूकता अभियान सुनियोजित किया जाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की कमी से। आयरन की कमी, तो आयरन की कमी वाला जो भोजन है ना, अगर उसको खाओगे तो एनीमिया का रोग नहीं होगा। तो यही तो बोल रहा है कि एनीमिया वाला जो भोजन है ना, उसको खाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए, इनके दोनों अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट, जेएमएनओ को, ठीक है, बी का कोड चाहिए, बी का कोड, बी का कोड चाहिए मुझे। मैं एक चीज देखता हूँ, ये 10 पे है, ये 7 है, तो ये तो प्लस तो होगा नहीं। तो एक चीज देखो, बी यहाँ है और मैं दिखा रहा हूँ बी यहाँ है, ठीक है। बी का मुझे कोड चाहिए, ए एम एन को का कोड ढूंढ लेता हूँ मैं। एम एन यहाँ है, एम एन, और यहाँ भी एम एन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 8, और कौन सा है भाई, 2, 2 कॉमन है, तो ये खत्म हो गया, 2 वाला ऑप्शन खत्म। 7 नहीं है, 8, 8 भी नहीं है, 9, 9 भी नहीं है, 5 है, 5 है। यानी कि एम एन का कोड 5 या 2 में से एक हो गया। तो मुझे तो बी का कोड चाहिए, तो मुझे यहाँ से एम एन का कोड हट गया। अब ए या डी का कोड निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए या डी का कोड निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी का कोड मिल जाएगा। ए का मैं यहां से कोड क्या निकालूंगा, 4 निकाल लेता हूं, 4, ये 4 मिल गया, 4 मुझे मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास ए या डी का कोड क्या बच गया, 8 या 9 में से बच गया। अब समझो, अब यहाँ पे आपका रोल ऑप्शन का हो गया, ऑप्शन का। अगर ये दिया होता 8 और 9 दोनों दिया होता, या तो 8 या 9, तो वो सही होता। लेकिन इसने क्या किया, 9 नहीं दे रखा किसी भी ऑप्शन में, तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, बताओ। तो वो पुस्तक है कौन सी, हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, सी मेरा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण न्यूटन गति के तीसरे नियम के परिणाम है। अभी बताया मैंने आप लोगों को, कल परसों में ही बताया था ना, कि शायद कल या परसों, 2-3 दिन पहले जो मॉक रहा था उसमें गति के तीनों नियम बताए थे मैंने। तो तीसरे का आंसर संवेग संरक्षण होगा। जो तीसरा नियम है ना, वो संवेग संरक्षण से संबंधित है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ना तीसरा। दो समान लंबाई की, देखो पिछले में मैंने अगर आपके गति के तीनों नियम बता दे, तो इस बार मैं नहीं बताऊंगा तीनों नियम। जो चीज एक बार बता दूंगा वो बार तो नहीं बताऊंगा, हर जगह नहीं बताऊंगा। जैसे आज डीएनए के बारे में बता दिया, मस्तिष्क के बारे में बता दिया, तो फिर मैं आगे डीएनए मस्तिष्क के बारे में नहीं बताऊंगा। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 97 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली
रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की समान है। अब मैंने आप लोगों को बताया अगर विपरीत दिशाओं में जुड़ चल रही हो तो लंबा वो क्या नाम है स्पीड जुड़ जाती है। इसने क्या बोला एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 97 माइनस 21, तो दोनों की स्पीड कितना होगी 76 किलोमीटर प्रति आवर। इसी स्पीड से 45 सेकंड चलाना है भाई। तो मैं इसको क्या करूंगा मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा, कितने 5/18 करके इंटू 45 सेकंड तक चलाना है। 9 से ये कितनी बार गया 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से ये 38 बार गया। तो 25 इंटू 38, 25 220 और 25 या 75 और 95, 950 टोटल लेंथ आ गई, टोटल लंबाई क्या आ गई 950। ये तो दोनों की आ गई, समझना, ये दोनों ट्रेनों की आ गई जो जुड़ रही थी। अब एक बार बताओ, इसने बोला दोनों समान लंबाई की, यानी कि 2 का भाग दे दो तो 21 लंबाई आ जाएगी, 475 खत्म। भाई समान लंबाई की है तो 475 हो जाएगी ना, तो 950 हो जाएगी टोटल। तीसरी कक्षा के सभी छात्र एक पंक्ति में बैठे, रवि आगे से 21वें स्थान पर, वरुण पीछे से 14वें स्थान पर। रवि और वरुण के बीच 13 छात्र है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या 21 + 14 + 13 कितनी हो जाएगी 48 खत्म। 18 सेकंड में सवाल खत्म। अच्छा यार करवा दिया, लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो गई तो फिर मैं करवा देता हूँ। आगे से 21वें स्थान पर है, पीछे से वरुण कौन से स्थान, ये तो रवि हो गया, ये वरुण कौन से स्थान पर 13वें, सॉरी 14वें, और इन दोनों के बीच 13 लोग बैठे हुए हैं, तो 21 13 और 14, इस वजह से मैंने ये जोड़ा। ये बेसिक भी आप लोगों के सामने, बस खत्म, इजी। अब तो दिक्कत नहीं है ना। स्थायी बंदोबस्त कब और कहां लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था भाई बताओ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब 1793 वाला ऑप्शन ढूंढो, ये रहा, बस खत्म। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है ना कहाँ लागू किया गया था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार में, तो आप लोग 1793 से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ये सबसे पहले वैसे बंगाल में लागू किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। किस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक आंतरिक कारक प्रोटीन या इससे बनाने वाले आपके पेट की परत को कोशिकाओं पर हमला करती है? बताओ, बेहतरीन सवाल। बता दो भाई, मुझे नहीं आता यार इसका आंसर, छोड़ दो फिर। आप लोगों को आता है तो बता देना। देखो 14 मिनट है, इसको करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ देते हैं, बाद में करवा लेंगे। पहले जो क्वेश्चन जितने जल्दी हो उतने कर लेते हैं। 14 मिनट में हो सकता है 20 22 25 क्वेश्चन, 5 6 7। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, 22 21 20। उल्टा के का उल्टा 11 16 खत्म। उल्टा दे रखा है ना इसने। घेंगा रोग निम्न कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? घेंगा रोग में सबको पता है कौन सी, थायराइड ग्रंथि। घेंगा रोग किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अंतर जो भी अन्य अंतरस्त्रावी ग्रंथियां होती है ना उनको नियंत्रित करती है, बाकी अंतरस्त्रावी ग्रंथियों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% देखिए, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा 130 है। इसे विक्रय मूल्य के 70% पे बेचा जाता है, 7/10 पे बेचा जाता है। कितने में बेचा गया? 91 में, 00 13 7 91, है ना। तो 54 रुपए की आनी होती, 100 रुपए में खरीद के लाया था, 91 में बेचा, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 54। तो कितना गुणा होगा? 6 गुणा। तो 100 का मान पूछा इसने तो 600 खत्म। सभी चट्टाने चूड़ियां हैं, सभी चट्टाने क्या है भाई? चूड़ियां हैं। कोई भी चूड़ी अंगूठी नहीं है, अंगूठी नहीं है भाई, अंगूठी नहीं है। ये क्रॉस का निशान है, ये मतलब नहीं है। कुछ अंगूठी चेन है, कुछ अंगूठी चेन है भाई, चेन। कुछ चूड़िया चट्टाने हैं, कुछ चूड़िया चट्टाने, बिल्कुल सही बात है। ये जो ये चूड़ियों का जो हिस्सा है ये चट्टाने वाला चूड़िया है। कुछ चेन चूड़ियां हैं,
अरे ये जो चेन चूड़ी और चेन के बारे में तो कोई समझ दे ही नहीं रखा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन अनुसरण करता है, बी वाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक उष्मा का सुचालक होता है, तो ये अभ्रक होता है। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक भी होता है और सुचालक उष्मा का सुचालक भी होता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 20% वार्षिक ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दर पर 5,000 रुपए की राशि 18 महीनों में कितनी हो जाएगी। अगर एक साल में 20% तो 6 महीने में कितनी होगी, 10%। ये अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है। अगर 6 महीने में अर्धवार्षिक रूप से, मतलब ये मान के चलो कि 10% के ब्याज से कर रहा है, 6 महीने में तो 12 महीने में 2 साल के बराबर हो जाएगा, तो 18 महीने में 3 साल के बराबर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है ना, 10% का जो 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है 33.1% होता है। डेली बताता हूँ, कल वाले मॉक में बताया था, ठीक है। तो 33.1% का मान ज्ञात करना है, 5,000.1 डबल जीरो, ये जीरो इधर ले आओ, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 15 16 16 क्या कर दिया भाई। अच्छा 16,55 ना, इसने पूछा टोटल संयोजित राशि पूछी है, तो 5,000 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, 5 5 6 और 6 66,55 66,55 ये रहा। इसने संयोजित राशि पूछी तो ब्याज प्लस मूलधन। नेक्स्ट, ऐसे कितने चिन्ह बाह्य सिद्धा है जिनके ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में सम संख्या है। चिन्ह होना चाहिए, इनके 2 चिन्ह लगातार होना चाहिए, बाद में सम संख्या होनी चाहिए, एक ये रहा। अगला एक ये रहा, और 2 चिन्ह एक साथ है, यानी कि चिन्ह के बाद भी चिन्ह होना चाहिए, सॉरी पहले एक चिन्ह होना चाहिए, इनके 2 चिन्ह लगातार होने चाहिए, तो 2 ही तो चिन्ह दिख रहे हैं लगातार, और बाद में सम संख्या भी होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 चिन्ह है लेकिन बाद में विषम संख्या है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 वाला। नेक्स्ट, सदानंद पीवी बालकृष्ण ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ये किसमें जीता था बताओ। ये जीता था कथकली में। किसने जीता था, कथकली में। कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का। लावणी कहाँ का है, लावणी महाराष्ट्र का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। चारों नृत्य भी मैंने ऑप्शन भी बता दिया आप लोगों को। कथक कहाँ का है बता दो, चलो। कथक यूपी का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ये किसके माध्यम से ग्रहणी में स्त्रावित होते हैं बताओ। ये किसके माध्यम से बताओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज सबको पता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। किससे, अग्नाशय ग्रंथि से। नेक्स्ट, 10 व्यक्तियों का औसत भार 3.5 किलोमीटर बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका भार 45.5 किलोग्राम को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो एक नए व्यक्ति का भार। अब समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मत समझना, मेरी बात को समझना। कॉन्सेप्ट तो बाद, मैं क्या कहता हूं कि 10 व्यक्तियों का औसत भार 3.5 बढ़ा है, तो ये समझना, एक व्यक्ति 45.5 किलोग्राम वाला को नए, एक बार बताओ, कोई 45.5 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया होगा, मतलब गया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया, यानी कि 45.5 का अगर गया होता और 45.5 का ही आया होता, तो कोई क्या उसके औसत पे कोई प्रभाव पड़ता, नहीं पड़ता सर, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि सेम जा रहा है सेम आ रहा है, तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो नया व्यक्ति आया ना, इसकी वजह से 3.5, 10 के 10 व्यक्तियों का 3.5 किलोग्राम बढ़ गया है, तो 10 इंटू 3.5 कितना, 35 हो गया। ये 35 किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि जो नया व्यक्ति है ना, ये 35 किलोग्राम ज्यादा लाया है, इनकी 45.5 से 35 ज्यादा लाया, इनकी 80.5 मेरा आंसर हो गया। इनकी जो नया व्यक्ति आया है ना, वो 80.5 किलोग्राम का आया है, इस वजह से वो 3.5 बढ़ा है। यदि सी, ये जो इसका मतलब है ना, परसेंटेज का मतलब पत्नी है, पहले बात तो पूछा क्या है, ये दे रखा है। एक्स डॉलर का मतलब क्या है, एक्स पुत्री है किसकी, देखो डॉलर का मतलब वाई की,
तो परसेंटेज का मतलब वाई पत्नी है किसकी भाई, डब्लू की। और एंड का मतलब क्या है भाई, एंड का मतलब ये पिता है किसका, जेड का, यही है, ठीक है, तीन निशान। तो होगा यदि डब्लू की केवल एक ही पुत्री है, डब्लू केवल एक ही पुत्री है तो ये बेटा होगा। तो एक्स जेड का पुत्र है, एक्स जेड का पुत्र है, नहीं भाई बहन है एक्स, तो जेड एक्स की बहन है, गलत। एक्स जो सॉरी जेड एक्स की माँ की बहन है, अरे एक्स की माँ की बहन कैसे हो सकती है, एक्स जेड की बहन है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए, फटाफट करने का तरीका हर बार डेली बताता हूं। 63 और 24 को बदलूंगा मैं, अगर मैं समझना, अगर 63 की जगह 24 ले आऊंगा तो क्या, एक बार बताओ, 24 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो क्या ये बदलना पॉसिबल है, क्योंकि इधर देखो इंटीजर संख्या ये आ रही है इंटीजर, तो ये बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं 63 की जगह 7 ले आऊंगा और 7 की जगह 63 ले आऊंगा, तो क्या 7 में 63 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, 1/9 आएगा, 1/9 का मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि अपने को तो पूर्णांक में आंसर दे रखा है 9। अगर मैं 63 की जगह 63 और 9 को बदल दूंगा, यानी कि 9 की जगह 63 और 63 की जगह 9 ले आऊंगा, तो क्या 9 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा सर, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, डी, बस खत्म। अब सोल्व करके भी देख लो, ये क्या है, एक तरीका है जो आप वहां पास्ट कर सकते हो। 24 की जगह 9 प्लस 63/7 इंटू 2 बराबर 24, क्या ये सोल्व करने पर 24 आ जाएगा, 9 18 18 15 33, 33 में से 9 गया तो 24, बिल्कुल। ये लो सोल्व भी कर दिया और आपको क्या बता दिया, शॉर्ट मेथड भी बता दिया। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, पर्यावरण अनुकूलन, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल बदल रहा है। क्या बदल रहा है, पर्यावरण के अनुकूल बदल रहा है। आप लोग बताते हो कि आप, ये इंसान तो माहौल के हिसाब से बदल गया, यानी कि उस पर्यावरण के अनुसार बदल गया। जैसे कोई होता उठाई गिरे में रहेगा तो उठाई गिरा बन जाएगा, आदर्श बच्चों के जैसे आप लोगों के बच्चों के साथ रहेगा तो आदर्श बनेगा, पढ़ेगा, तो इनकी वो जैसी संगति वैसा है असर। एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह रहे, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है, तंबू की ऊंचाई होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, चलो अभी करवा देता हूं, ऐसे भी बाद में तो करवाना ही है। समझो, एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति रह रहे हैं, मैंने बोला इनको जो जगह की आवश्यकता होती है ना 5 सेंटीमीटर होती है, सॉरी 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि इनको क्षेत्रफल कितना चाहिए, 12 व्यक्तियों को 5 के हिसाब से 5 इंटू 12, इनको टोटल कितना 60 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए। इनको जगह कितनी चाहिए, इनकी आयतन कितना चाहिए, आयतन आयतन कितना चाहिए, 20 के हिसाब से 12 व्यक्तियों को कितना चाहिए, 240 मीटर क्यूब। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब तंबू की ऊंचाई कैसे निकालूंगा, पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आर दे नहीं रखा, एच दे नहीं रखा, तो मैं आर एच निकालूंगा। अब देखो जो मेरा जो इसका क्षेत्रफल होगा ना वो क्या होगा, जो भी मतलब इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान क्या दे रखा है इसने, 60 मीटर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 60 पाई। मुझे एच ज्ञात करना है, अगर मैं इसकी जगह 1/3 पाई और इसे आर स्क्वायर की जगह 60/पाई रख दूंगा इंटू एच, और मेरे को आयतन कितना दे रखा है, 240, 240, इसको एक तरफ कर दो, पाई से पाई खत्म, 3 से 20 बार गया, तो एच कितना आ गया, 12, एच बराबर 12, बस यही तो था। नेक्स्ट, संकला, एक का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 27 का, ये कितने का डिफरेंस, 81 का, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, और ये भी 3 गुना होगा, 243 प्लस 122, यानी कि 365, खत्म। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है, फटाफट बता दो। लकड़ी का जलना एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लकड़ी का जलना तो क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जल का एक रासायनिक और उत्क्रमण जल का तो क्या होता है फिजिकल, फिजिकल को क्या बोलते हैं भौतिकी, भौतिकी परिवर्तन है, भौतिकी परिवर्तन। तो ये भी गलत हो गया। लकड़ी के बुरादे में, लकड़ी को बुरादे में बदल लेना भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल। भाई लकड़ी पहले क्या थी, ठोस थी, अब बुरादा कर करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, तो क्या हो गया उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ओनली सी, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धवर्त का व्यास ए बी है। मैंने क्या बोला, एक अर्धवर्त है, आधा वर्त है, ये मान लिया मैंने आधा वर्त है। ए बी इसका व्यास है, ओके भाई ये पूरा वर्ता मैंने आधा ही बना दिया। ए बी पर एक बिंदु सी है, ओके मानिए एक बिंदु सी भी मान लिया। ए सी कितना है, 6 है। अर्धवर्त पर एक बिंदु डी मान लिया मैंने, डी, ओके। सी डी, सी डी क्या है ना, ए बी पर लंब है। ये जो सी डी है ना, ये लंब है, लंब इनकी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोल रहा है कि सी डी 9 है, ये 9 है भाई, 9 है। तो अर्धवर्त का व्यास ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। अगर मैं यहां से एक लाइन डाल दूं, लाइन डाल दूं, तो ये क्या 90, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, तो पाइथागोरस की थ्योरम से कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 117। क्या आप लोगों को समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल समझ में आ गई। यहां से मैं एक लाइन डालूंगा, मान लो मैंने ये x मान लिया, तो 9 ये कितना बन जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब देखो, देखो आप लोगों को पता है ना व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब एक काम करो, अब पूरे जो बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, इस पे क्या लगा दो, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। तो ये 6 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर 117 हो जाएगा, प्लस डी बी का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर 117 प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर, टाइम हो गया भाई। तो इसका मैं सोल्व करवा देता हूँ, बाकी तो बाद में देखेंगे। इसका टोटल सोल्व कर लो, ए बी का मान पूछा है इसने, सोल्व कर लो। 36 और 12 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 198, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये 12x है, तो 12x बराबर कितना होगा 198 में से 48 गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150/12, तो ये कितना हो जाएगा 12.5। x का मान कितना आ गया 12.5। क्या ये बात सही है, बिल्कुल। तो मेरा ये 12.5 आ जाएगा, तो 6 में इनके 18.5 मेरा आंसर आ जाएगा। अभी इसको हटाओ मत, तो देखते हैं भी। देखो आप 54 नंबर आया है अपने, 98% आई है, तो जो भी आया है ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो वो 55वां क्वेश्चन था, उस पे आ जाओ, सबसे पहले उसी पे आ जाओ। फिल्टर मार लेते एक बार, अनअटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन था वो, 58वां, ओके। तो ओके ओके 36 प्लस, अरे यार क्या कर दिया मैंने यार, ये 48 थोड़ी होगा, 36 36 36 ही तो माइनस होगा, 36 ही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा x 12x बराबर कितना हो जाएगा 162, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर 162/12, 12 से एक बार 3 32, यानी कि 4 42, सॉरी 4 42, इनकी 3 13.5 आ जाएगा। x का मान अगर 13.5 आ गया, तो ए बी का मान 13.5 प्लस 6 यानी कि 19.5। मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सारे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से उठा लेते हैं। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के समय निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ये शायद जहां तक मुझे याद है ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये पायरुविक अम्ल और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 2 फास्फोग्लिसरेट, ये सब क्या है ना, ये 3 कार्बनिक यौगिक है, ठीक है।
किस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक आंतरिक कारक प्रोटीन या इससे बनाने वाले आपके पेट की परत की कोशिकाओं पर हमला करता है? कौन सा है भाई? ये पर्नीशियस एनीमिया है, ये पर्नीशियस एनीमिया है। नेक्स्ट, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको क्या लिखा जा सकता है? 16/5 का यानी कि ऑफ, ये का सबसे पहले सोल्व होता है ओपन इनटू, ये कितना हो जाएगा 8 और 11/4। सोल्व कर दो पहले इसको, 4 से 4 बार, तो यहां से कितना मिल गया 44/5 भाग 11/3 प्लस, पहले अब कोष्टक को सोल्व कर लो। इसको इसको क्या लिखूंगा मैं 11/5 भाग, इसको 7/5 लिखूंगा। ऑफ को सोल्व कर लो पहले, ऑफ को, ये 10/3 7 आ जाएगा। 7 से 7 खत्म, 5 से 2 बार, तो 11/2 में क्या भाग दूंगा मैं? पहले पहले इसको लिख लेता हूं मैं 7/3। 11/2 में अगर दो दो का भाग दूंगा तो 11/10 हो जाएगा। 11/10 भाई ये नीचे आ जाएगा ना भाग में, -7/3 आ जाएगा। ये तो कोष्टक के अंदर की चीजें हो गई, ठीक है। बाहर की चीजें क्या होगी भाई? 44/5 में 11/3 का भाग दूंगा, तो 44/5 में 11/3 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 से 4 बार गया, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 प्लस। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 ले लेता हूं मैं, 30। 5 से 6 बार जाएगा तो ये कितना होगा? 12 छंगा 72, ओके, प्लस 3 बार जाएगा 33, 10 बार जाएगा 70, क्या आ गया 72 और 33 105 हो गया। 105 में 70 गया, 35/6 हो गया, यानी कि सॉरी 30 हो गया, तो 5 से काट दो देखो, 7/6, यानी कि एक सही 1/6 हो जाएगा। एक सही 1/6, सी आंसर हो जाएगा, सी सही है भाई। डर लग रहा था सिंप्लीकेशन करते करते, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सिंप्लीकेशन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आराम से सोल्व किया करो सिंप्लीकेशन में। x 24 पे आता है, t 20 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 12 पे आता है। -4 किया जा रहा है, तो 12 में से -4 गए तो 8 पे कौन आएगा? i नहीं आएगा, d नहीं आएगा, l नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? h। खत्म, एक से ही मुझे सॉल्यूशन मिल गया, आगे मैं चेक क्यों करूंगा मेरे भाई? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों में रनों का औसत 42 है। अपने रनों के औसत को 2 से बढ़ाने के लिए उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? अब भी मैंने इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया है। एक बार बताओ, 12 पारियों में 42, वो 13वीं पारी खेलने आया, अगर 13वीं पारी में भी वो 42 ही रन बना देता, तो क्या एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता सर, एवरेज 42 का 42 ही रह जाता। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि उसका एवरेज, उसके जो अगला रन बनाया ना, उसके बाद उसका एवरेज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। पहले 12 पारी थी, अब क्या हो गई? 13 पारी हो गई, और 13 पारियों में 2 बढ़ गया एवरेज, तो 26 बढ़ गया। 26, 13 2 26, तो मेरा यानी कि अगली पारी में उसने 68 रन बनाए, 68 रन। ये देखो एक तरीका हो गया। अब सर बोलोगे कि सर मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? समझो, एक्स मांझे कर ले सकते हो आप, मैं एक्स मांझे नहीं करता भाई। एक्स मान के बताऊं आप लोगों को? क्या ही करोगे यार एक्स मान के? अगर एक्स मान के करना है तो फिर कर लो यार, 12 × 2, इसमें एक्स जोड़ देना, फिर एक्स ऐसे कर लेना भाई, मैं तो नहीं बताने वाला। अब देखो, अगर मैं क्या कहता हूं कि 2 से बढ़ाया है, 42 की जगह 44 हो जाता, तो फिर क्या होता? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि फिर क्या होता, यानी कि ये 44 तो पहले ले आया, अब ये क्या कह रहा है, तो यार मैं तो अपना 44 तो ले आया भाई, लेकिन मुझे मजबूरी में तुम्हारे 2 भी लाने पड़े। कितने 2? 12 पारियों के 2, 12 × 2, तो ये 44 + 24 भी किया जा सकता है, यानी कि दोनों तरीकों से सोचा जा सकता है इसको, तो मेरा आंसर 68 ही आएगा दोनों तरीकों में। नेक्स्ट, रोजेरियो एक इंटरनेट कैफे की तलाश में उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 18 चलता है, फिर
दाएं मुड़ता है, फिर 30 चलता है, वापस सीधे में आ गया, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 22 चलता है। कितनी दूर है भाई? 18 और 22, 40 मीटर पूर्व में। इंटरनेट कैफे उसकी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर? 40 मीटर पूर्व में। खत्म। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप लोगों को वैसे तो सारे के आ जाने चाहिए, लेकिन ऊपर के 3 के तो 100% आते होंगे आप लोगों को कि क्या क्या रीजन है इसकी, पाचन क्रिया में क्या क्या होता है। देखो, अमाशय क्या करता है? अमाशय पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करता। अमाशय क्या करता है? पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। यानी कि ए का डी क्या होगा? ए का 4, 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 इन दोनों में से हो जाएगा। ठीक है सर। छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत क्या करती है बताओ? छोटी आंत पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, यानी कि दूसरे का एक। यहीं से आंसर मिल गया। अब बाकी का भी देख लो। बड़ी आंत का क्या काम क्या होता है? बड़ी आंत का क्या काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। तो मलाशय का मल का भंडारण, मलाशय यानी कि मलाशय समझ ही जाओ आप, मलाशय क्या होता है, जो सुबह का मोड में आप जाते हो। ठीक है, तो बी मेरा आंसर हो गया। मतलब बिल्कुल इजी सवाल, 65% लोगों ने भी सही कर रखा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक इनलेट पाइप एक पानी के भंडारण टैंक को 11 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप एक 11 घंटे में भर रहा है और एक 15 घंटे में खाली कर रहा है। इनकी एफिशिएंसी ले लो, 11 × 15 इनकी 165। एक की एफिशिएंसी 15 हो गई, एक की एफिशिएंसी -11 हो गई। खाली करने की एफिशिएंसी माइनस। यदि दोनों को पाइपों को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, 15 से भर रहा है, 11 से खाली कर रहा है, तो नेट कितना भर रहा है? +4। तो 165 को +4 से भर दो भाई। 41, 4, 1, 1/4, 41 से 1/4, खत्म। बी मेरा आंसर। नेक्स्ट, 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक बेजोड़ है। बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। बी कितने पे आता है? 2 पे, x 24 पे, 5 पे, 22 पे, ये 4 पे, ये सॉरी 8 पे, ये 4 पे, ये 11 पे, ये 6 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, ये 21 पे, ये 16 पे, ये 20, ये 16, 23 और 18। 2 - 4, यानी कि 2 से 28 में 24 गया तो -4, -4, -4, -4, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। ये +7, ये +7, +7, +7, ये भी सही हो गया। ये ये कितना है भाई? देखो ये माइनस कितना है? -9 है, -9। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये -5 है, ये -5 है, ये -5 है, सब -5, -5, -5, ये -9 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि कौन सा इन दोनों के बीच गलत चीज दे रखी है, यानी कि ए मेरा आंसर हो जाएगा। 71% लोगों ने आंसर दे रखा है। पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है दिसंबर 2024 में, जिसका निधन हो गया? तो बताओ। ये किया गया पीरे सिल्वेन फिलिओजेट। ये तो यार, ये कौन याद रखेगा ऐसा? ये 5% भी तुक्के वाले लोग होंगे। आणविक सूत्र CH4 वाले रासायनिक यौगिक का क्या नाम है? बताओ। अरे ये तो मालूम होना चाहिए ना, इसका क्या नाम है, जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रिलिक अम्ल और एक्रिलेट एक्स्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है। ओ इसने तो भाई ये भी दे दिया किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों को ये सूत्र भी नहीं दिया होता तो आराम से बता देते आप लोग, तब भी आप लोग बता सकते थे ना इसको। तो ये होगा एक्रोलिन। यार एक्रोलिन मतलब याद होना चाहिए ऑब्वियसली बताने के लिए, तो ऐसा नहीं तुक्का नहीं। 432 बार किस पे? 32 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट के बाद जितने पर भी बार हैं उतने 9 लिख दो, 99 नीचे, ठीक है। और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह 0 लिख दो, इनकी 990। नीचे तो 990 आ गया, ऊपर 432 को ऐसे कैसे लिख दो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको घटा दो, इनमें से 4 को घटा दो, 4 पे बार नहीं है, तो ये कितना आ गया? 428/990। ये मेरा P/Q के फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया।
ठीक है, तो इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 214 अपॉन 495। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो सर, आपने बता दिया हमें कॉन्सेप्ट, मान लो किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर ये बोलता है कि 0.3333 पर बार है, तीनों पर बार है, अभी बताऊंगा कि ये क्यों बता रहा हूँ। तो क्या करोगे आप, मैंने क्या बोला, जिन 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 संख्याओं पर बार है वो 999 लिख दो, ऊपर 333 को 333 ऐसे खेल लो। किस पर बार नहीं है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिस पर बार नहीं है, तो घटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या 1/3 नहीं हो गया काट के। आप 1/3 को क्या लिख सकते हो, 0.333333, और जो बार बार रिपीट हो उस पर बार लगाते हैं। ये देखो, आपको मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को एक समझा के दे दिया। एक और उदाहरण समझा देता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को और कंफर्मेशन हो जाए कैसे सोल्व करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप लोग लिखते होंगे ना 3.3333, अगर ऐसे नहीं लिखते, एक मिनट, कैसे लिखोगे आप यार, कैसे बताऊं। एक काम कर सकते हो, पॉइंट वाली कोई भी संख्या उठा लो रे यार, एक काम करो, 0 ये 25 से उठा लो। तो क्या कर सकते हो आप, मैं क्या करता हूँ, 9 9 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, 125 में से 1 घटा देता हूँ, इनकी 124 अपॉन 990, ऐसे सोल्व करना होता है। और इसका तो उदाहरण ये दे ही रखा ना यार, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ उसके लिए। तो चलो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर नहीं पता थी तो समझ लेना। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो भाई फिर इसका टॉपिक यूट्यूब पे किसी से भी सर्च करके पढ़ लेना भाई। बाकी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक स्कूल में 8 निर्देशक, अवान, पोल, कैमरून, डोल्टन, कोवी, राजामौली, प्रभु, हुंड एक वर्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे। ओके, 8 लोग हैं भाई, 8 लोग मैंने बना लिए। डोल्टन हुंड के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर देखो मान लो हुंड यहाँ पे है, हुंड, तो डोल्टन इसके बाएं चौथे स्थान पर है। बाएं चौथा स्थान कौन होगा, यहाँ डोल्टन होगा, डोल्टन। हुंड कोवी के दाएं चौथे स्थान पर है, हुंड कोवी के दाएं चौथे स्थान पर है। एक मिनट रुको, ये तीसरे स्थान पर है ना यार, ये तो मैं चौथे स्थान पर क्यों बना दिया इसको, तो यहाँ आना चाहिए ना। डोल्टन यहाँ होगा, डोल्टन देखो तीसरे स्थान पर है, डोल्टन, ये देखो ना, डोल्टन हुंड के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, सही तो बनाया था यार। तो डोल्टन यही होगा, डोल्टन। अब ये क्या भरा है, हुंड कोवी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो कोवी कहाँ होगा, कोवी यहाँ होगा, कोवी, तो ये चौथा स्थान हो गया। अब सही है, मैंने क्या कर दिया था, कोवी की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती क्या, अरे यार, कोवी कर दो, ठीक है। पोल डोल्टन के बाएं तीसरे स्थान पर है, पोल डोल्टन के बाएं तीसरे स्थान पर है। बाएं तीसरे स्थान कौन सा होगा भाई, यहाँ पोल होगा, पोल। अवान पोल के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो अवान यहाँ होगा, अवान। राजा मौली कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, राजा मौली कैमरून के बाएं दूसरे स्थान पर, तो राजा मौली यहाँ होगा, राजा मौली, तभी तो यहाँ ये कैमरून यहाँ बैठेगा, कैमरून। अब कौन बच गया बताओ, कौन बच गया, प्रभु बच गया, प्रभु। अब इसने क्या पूछा, अवान के बाएं से गणना करने पर अवान और प्रभु के बीच कितने व्यक्ति बैठे, 0। अवान और बाएं से गणना करने पर तो 0 बैठा है, कोई नहीं बैठा भाई, सही है। समुद्र से जल से नमक को पृथक्करण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, सबको पता है, किसका किया जाता है बताओ भाई। जो समुद्र में जो जल से नमक निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, उनको सुखाया जाता है ना, तो वाष्पीकरण। इसमें तो क्या ही समझाने वाली चीज है। 7 7 6 2 4 के रिक्त स्थान छोटे से छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। सबको पता है 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, डिजिटल सम
जितने भी डिजिट का सम है ना वो 3 से भाग जाने चाहिए। 7 7 14 होता है, 20 22 और 26। 26 में क्या जोड़ा जाए कि 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। 27 प्लस 1 कर दो, 27 3 से विभाज्य होगा। छोटी छोटी संख्या जोड़नी है तो प्लस 1 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये बोल देता कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 जोड़ के देते, देखते 9 जोड़ते कितना हो जाता, 35, तो 35 नहीं होता। 8 जोड़ के देखते तो 34, तो 34 भी नहीं होता, तो फिर क्या जोड़ता, 7, 33 हो जाता। यानी कि अगर बड़ी से बड़ी पूछा जाता तो 7 मेरा आंसर होता, छोटी से छोटी 1 हो गई। यदि ब्रैकेट शब्द के प्रत्येक अक्षर को लिख दो फटाफट, ब्रैकेट को क्या लिख दो, अंग्रेजी वर्णमाला में जमा दो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी ई के आर और टी। कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे बताओ फटाफट, 1 2। नेक्स्ट, व्यवसाय संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? शायद ये डिजी लॉकर ऐसा कुछ होगा। एंटिटी लॉकर, एंटिटी लॉकर। व्यवसाय और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए नए लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंटिटी लॉकर। किसका नियम कहता है कि उपसतह के किसी भी बिंदु पर बहते तरल पदार्थ के इकाई तरल पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दबाव ऊर्जा का योग है और एक स्थिर मान से बराबर होता है। तो ये किसका नियम कहता है? ये एक थ्योरम आती है, आप लोगों को मैं बता दूं, ये बर्नौली की एक थ्योरम आती है। किसकी? डेनियल बर्नौली की एक थ्योरम आती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल बर्नौली। 2 क्वेश्चन बच गए, एक तो ये इन मैथ का और ये भी रीजनिंग का। आप 2 क्वेश्चन बच गए तो करवा दो इसको भी। एक दुकानदार क्रिकेट बैट पर 15% की छूट देता है जिससे अंकित मूल्य 30 रुपए है। ओके, मैं क्या कहता हूं कि 30 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, उस पर 15% की छूट देगा, तो कितने में बेचेगा? 17/20 में। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? इसको 3/20 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 51/2 यानी कि 25.5। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि 15% छूट देने के बाद इतने में प्रत्येक बैट के साथ वह 1.5 रुपए मूल्य वाले गेंद भी फ्री में देता है। समझो, अगर उसने 1.5 रुपए वाले गेंद भी फ्री दे दोगी तो रियलिटी में उसके बैट कितने का पड़ा? 24 रुपए का ही पड़ा, 24 रुपए का, क्योंकि उसको गेंद भी तो फ्री मिल गई। इसको एक तरीके से भी मान सकते हैं कि 1.5 रुपए उसने फ्री और कर दिए, छूट और दे दी, क्योंकि गेंद देने, मुफ्त गेंद देने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस फिर भी उसके क्या 20% का लाभ होता है। इसको 1/5 लिखते हैं, तो यानी कि 6 में बेचा। तो इसने क्रय मूल्य पूछा है, 5 का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, तो 5 चौक 20, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, 31% लोगों ने आंसर दे रखा है, तो आराम से समझना। 6 बॉक्स लंबवत रूप से एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लंबवत रूप से। ओके, बॉक्स एक को शीर्ष पर रखा जाता है, ए तो शीर्ष पर रखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखे जाते हैं। ओके, मान लिया, ठीक है। इसी तरीके आगे एफ को शीर्ष से सम संख्या वाले स्थान पर रखा जाता है। शीर्ष से सम संख्या, भाई एफ से शीर्ष संख्या कौन सी है बताओ? एफ को शीर्ष से सम संख्या वाले स्थान पर रखा जाता है, तो कोई से भी रखा जा सकता है, 2 पे, 4 पे, 6 पे। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको। लेकिन दूसरे पर नहीं रखा जाता। बी को सबसे नीचे वाले स्थान पर रखा जाता है, बी को सबसे नीचे पर यहां रख दिया। अगर अब देखो सम संख्या कौन सी बच गई? 2, तो 2 पर इसको रखा ही नहीं जा रहा, तो 4 पर किसको रखा जाए? अब 4 ही तो बच गए, एफ 4 पे रख दिया। ठीक है, एफ को 4 पे रख दिया। क्या बात समझ में आ गई? एफ और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा जाता है। अगर मैं एफ और ई के बीच अगर कोई भी यहां रख दूंगा तो ई तो नीचे आ नहीं सकता, तो ई यहां आएगा, ई यहां आएगा। बिल्कुल सर, सही बात है। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो सी को एफ के ठीक ऊपर रखा जाता है। एफ को ए के ठीक ऊपर रखा जाता है, यहां रखा जाता है। तो नीचे से ए का स्थान क्या होगा? ये मुझे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं निकालने की जरूरत। वैसे भी दे, 6 बॉक्स कौन से दे नहीं रखे,
तो नीचे से बॉक्स ए का स्थान नीचे से पूछा है ना, तो दूसरा होगा। इसने क्या है, शीर्ष पे एक रखा है, इस वजह से इसको बहुत लोगों ने क्या लगाया होगा, इसका पांचवा स्थान लगाया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीर्ष से नहीं पूछा, इसने नीचे से पूछा और शीर्ष पे कौन है, एक। तो मेरा आंसर क्या होगा, दूसरा। देखो, इसी वजह से इतने लोग कम लोगों ने आंसर दिया। तो भाई इसी के साथ आपके 75 के 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैंने हर एक क्वेश्चन का क्या बताया, डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखो, आप टेस्ट बुक पे जाओगे तो आपको एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन मिलती है, लेकिन जो सटीक एक्सप्लेनेशन होती है, जो समझाने का तरीका होता है, जो सॉल्यूशन के तरीके होते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिजिटल सम हो गया, ऑप्शन से कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इसीलिए तो आप ये वीडियो देखते हो, और मैं भी इसी वजह से सॉल्यूशन करता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में ये बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, ताकि उन लोगों को भी अच्छा बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं कल सेक्शन कंट्रोलर के मॉक में, तब तक के लिए बाय।